जो मैं कह रहा था कि कई देशों में जो है जब सिंगल पार्टी सरकारें होती हैं और वो भी जो है धीरे धीरे करके एक एक व्यक्तियों के हाथ में चली जाती हैं और डिक्टेटोरियल हो जाती हैं, यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट को क्रश करने का पूरा काम करती हैं। तो आप जब बात कर रहे हैं कि इस हमारी जो राजनीतिक प्रणाली का विकल्प, तो वो विकल्प में कैसा हम नेताओं पे नियंत्रण कैसे करेंगे? ऐसा है, नेताओं का नियंत्रण करने सवाल जो है राज्य शासन सत्ता के सवाल के जो विकल्प में राज्य सत्ता के सवाल है। राज्य सत्ता में सभी वर्ग, जाति, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगायत के लोगों को समान हिस्सेदारी समान हिस्सेदारी राज्य सत्ता में दिया जाए। राज्य सत्ता में अगर उनको समान हिस्सेदारी दिया जाए तभी लोगों को अधिकार का जो है गारंटी होगा, सुनिश्चितता होगा। और उसके जो शासन सत्ता में जो है कार्यकारी प्रमुख जो निर्वाचित बनाया जाएगा उसको प्रत्याह्वान के व्यवस्था किया जाए। अच्छा, मतलब प्रत्याह्वान किया, रिकॉल किया जाए, राइट टू रिकॉल। तो उसके जो समानुपातिक से प्रतिनिधित्व जो करेंगे, है ना, समानुपातिक निर्वाचित होके समानुपातिक निर्वाचन करके उनको जो आएंगे उनको भी रिकॉल करने का व्यवस्था किया जाए। वो तो किसी से जो है स्विट्जरलैंड को छोड़ के वो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा करने से जो है कुछ कंट्रोल भी हो जाएगा, उधर जनताओं का अधिकार भी हो जाएगा। मेन चीज क्या है कि किस वर्ग के हाथ में राज्य सत्ता है, निर्णायक चीज तो वो है ना। अब शासन सत्ता के जो पार्लियामेंट है या सदन है, जनसभा है, ये तो जो है छलफल बहस करने का प्रजातांत्रिक अधिकार को अभ्यास करने का, उसका छलफल बहस करने का स्थान है। लेकिन निर्णायक तो राज्य सत्ता होती है, कार्यान्वयन करने वाली, है ना। राज्य सत्ता में जब तक जो है दलितों का पहुंच नहीं होगा, महिलाओं के पहुंच सुनिश्चित नहीं होगा, तब सब कागज में लिखे हुए जो अधिकार जो है वो लागू नहीं होगा, कार्यान्वयन नहीं होगा। आप देख रहे हैं न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एक चीज बना कर देती है, कानून बना के देती है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका उसको कार्यान्वयन न करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करें। तो आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशरी में भी हमने कोई रिफॉर्म नहीं किया है? नहीं किया। मतलब संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि जुडिशियल सर्विसेज में भी दलितों की भागीदारी होनी चाहिए, या महिलाओं की हो या जनजातियों की हो, इसकी व्यवस्था नहीं है? नहीं है। और उस पे जो है कार्यपालिका में भी वैसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि सारा संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हर एक पार्टी को जो है वो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा और हर व्यवस्था हर लेवल पे है। और नेपाल का संविधान ऐसा हो गया है कि जो बिल्कुल आप सबको न्याय बता सकते। तो मैं यही सोच रहा था कि नेपाल की जो सत्ता पे जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, सामंतवादी ब्राह्मणवादी वर्चस्व, वो कब खत्म होगा आपकी दृष्टि में? सामंतवादी ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व खत्म करने के लिए तो क्रांति का विकल्प नहीं है। क्रांति भी केवल ब्राह्मणों के हाथ से होगी या कुछ दलित भी? ये तो जिसका समस्या है वो उसी को उठना जरूरी है, जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसका मुद्दा है उसको उठना जरूरी है, जिसका मुद्दा है वही नेता बनने का जरूरी है। हम एक स्लोगन देते हैं कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो आप नेपाल में ऐसा कर रहे हैं? ऐसा होगा तो कम देर सवेर जो है ऐसा होगा, क्योंकि 10 वर्ष के जो जनयुद्ध हुआ है इसने कुछ नहीं किया तो लोगों को सचेत तो किया, चेतना जागृत किया है। और देशों में संयुक्त वर्ष जो है संघर्ष हुए हैं, संयुक्त वर्ष सशस्त्र संघर्ष रहे हैं। लेकिन नेपाल में जो 10 वर्ष जो संघर्ष हुआ, सशस्त्र संघर्ष, इसने बहुत से लोगों को चेतना दिया, अधिक लोगों का अपने अधिकार का पहचान करने का हैसियत कायम कर दिया है। लेकिन जो भारत में जो खास करके जो कई ऐसे तबके हैं जो ये मानते हैं कि जो नेपाल का जो माओइस्ट आंदोलन था इसका लीडरशिप भी जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में थी और ब्राह्मणवाद तो खत्म नहीं करना चाहते हैं। क्या जरूरी? देखिए लीडर होने के कारण से ही ये फाइनल नहीं हो पाया, ये बात सही है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि ये तो हम मानते हैं कि ब्राह्मणवादी लीडरशिप थी, खास करके हमारे बुझाई में क्या है कि ये
सामंतवाद का ऑफसेट जो है, सामंती चिंतन प्रवृत्ति से जो आए हुए है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, या कोई हो, वो ठेठ कम्युनिस्ट जब तक नहीं बन पाएगा तब तक तो वो खतरा रहता है, रही रहता है। ये इसके लिए जो है, जो अभी प्रचंड ने जो नेतृत्व किया 10 वर्ष का, 10 वर्ष जन युद्ध का, अंततः आकर प्रचंड जो पीछे हट गए, इसको फाइनल नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है लोगों को जो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले परिवर्तन नहीं हो पाया। सत्ता में बाहरी रूप में जो है कुछ राजतंत्र को अंत हो गया, लेकिन वो सामंती ब्राह्मणवादी शासक जो है वो तो वैसे को वैसे ही है, राज्य सत्ता वैसे का वैसे। लेकिन क्या प्रचंड जी की जो मतलब जब वो आए थे बहुत उम्मीदें थी, तो क्या उनका जो कास्ट को लेके, जाति को लेके जो माओइस्ट या जो कम्युनिस्ट जो टर्मिनोलॉजी है, वो खास करके वर्ग संघर्ष और पूरा सामंतवाद सारी चीजों का नाम लेता है, लेकिन ब्राह्मणवाद और जातिवाद कहने से डरता है। तो क्या आपको लगता है कि प्रचंड जी इस मामले में बहुत क्लियर थे कि ब्राह्मणवाद का खात्मा होना चाहिए नेपाल के अंदर? हम तो ऐसे प्रचंड जी को आपके ब्राह्मणवादी थे या क्या थे, ये हम कहने को पक्ष में नहीं है। जी। लेकिन ऐसा है कि नेपाल का उत्पादन प्रणाली जो है, टुकड़े उत्पादन प्रणाली जो है, और ये प्रणाली का से प्राप्त जो चिंतन है, इसका तो प्रतिबिंब जो चिंतन है, ये चिंतन पूरी व्यक्तिवादी चिंतन है। व्यक्तिवादी चिंतन ही सामंतवादी ब्राह्मणवादी चिंतन है। और ये ब्राह्मणवादी चिंतन में आए हुए, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी जात का आदमी आए, और वो करीब करीब वो लोग जब तक पूर्ण रूप से संघर्ष से, वो चाहे संघर्ष से अपने को जो रिफाइन नहीं कर पाएगा, तब तो वो चाहे कमी बेसी हो जाए। तो दलितों में सामंतवाद कैसा होता है? बोले दलित भी होते कैसे, कोई उदाहरण? क्योंकि ये उत्पादन प्रणाली जो है निर्णायक होता नहीं, आधार दलित तो आधार और ऊपरी संरचना। दलितों का तो हमेशा से उनके कंट्रोल तो कहीं रहा नहीं, हो तो संघर्ष नीचे ही हमेशा जो एक आधा तो होते ही हैं। जी 90% जो है गरीब है, बेरोजगार है, संपत्ति विहीन है, संघर्षशील है। तो 1% लोग तो दलित में भी तो सामंत होते हैं। सांस्कृतिक रूप से वो दलित है, न आर्थिक रूप से तो संपन्न परिवार होता है। उसने अपनाया हुआ संस्कार जो है हिंदू ब्राह्मणवादी चिंतन प्रवृत्ति विचार, वही तो है उसके। वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी है ना, वो भी भेदभाव करता है आपने से कमजोर लोगों से। ये तो ब्राह्मणवाद का अवशेष से तो है, तो छोटे से आता है, तो ऐसा होता है। इसलिए जो है नेपाल में ये सामंतवादी जो चिंतन प्रवृत्ति है, इसको जब से हम पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है सभी शोषित पीड़ित में का जनता के मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए जो है निरंतर संघर्ष का आवश्यकता है। तो विगत का संघर्ष है तो कुछ परिवर्तन तो हुआ है, सामाजिक रूप में भी हुआ, सांस्कृतिक रूप में भी हुआ, आर्थिक रूप में भी कुछ हुआ है। लेकिन राजसत्ता को हटाया है, राजसत्ता हटा है, तो कुछ तो हुआ है नहीं, लेकिन जो पूर्णता प्राप्त करने का है वो अभी हुआ नहीं। आम लोगों को जो है पूर्ण मुक्ति का महसूस नहीं कर पाया। तो आप तो माओइस्ट पार्टी में मतलब पहले दलित व्यक्ति हैं जो उनके सेंट्रल कमेटी तक पहुंचे हैं। तो पार्टियों में जो है दलितों को स्पेस क्यों नहीं मिल पाती, चाहे माओइस्ट चाहे कोई दूसरा? ये बात आपने बहुत एकदम इम्पोर्टेंट बात कही है। दलितों को शिक्षा, सबसे पहले तो दलितों में शिक्षा का अभाव रहा, शिक्षित हो नहीं पाए, क्योंकि ब्राह्मणवाद ऐसा था, मनुवाद ने ऐसा विकास किया है कि दलितों को मंत्र नहीं सुनने दिया जाए, है ना, पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं दिया जाए। ऐसा जो विधि कानून आज बनाए हैं विगत में, इसके वजह से जो है उसका परंपरावादी चिंतन प्रवृत्ति जो रहा मानव समाज में, जिसके कारण से वे लोग जो है शिक्षित होने का, पढ़ने का उन्हीं कोशिश ही नहीं किया। दूसरी बात ये है, पुराना कल्चर कैसा था कि आप पढ़ने से हमारे को क्या काम,
जी हाँ जी बिल्कुल। पढ़ाई से क्या काम, जो पढ़े लिखे का पूजा पाठ करने वाला या कोई वो करने वाला, उसके लिए पढ़ाई का काम है। हम लोगों को पढ़ने से क्या काम है। ऐसा हमारे माँ बाप जो है वह लोग, जब दलितों के माँ बाप समझ लो, और वो लोग जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने या उसको अध्ययन कराने का कोशिश ही नहीं किया है, जिसके कारण से शिक्षा में दलित लोग जो बहुत पीछे पड़ गए। तो दूसरी बात ये है कि सिस्टम ने जो है उन लोगों को राजनीति में भाग लेने का, राजनीति में चिंता चासो लेने का, इंटरेस्ट लेने का जो है उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया। राज्य सत्ता में कहीं भी उनको अवसर नहीं मिला। अब तो सेना में प्रहरी में भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। छोटे मोटे कर्मचारी में रहते हैं। उस जमाने में तो ऐसा था, जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करके नेपाल में आए थे, तो हमें उसमें नौकरियां जो है, हमें स्कूल के नौकरियां के सिवाय और कहीं हमें नौकरियां नहीं मिलती थी। क्योंकि हमें अगर नौकरी भूमि सुधार में नौकरी मिला था सुब्बा के, वहाँ हमें पीएन जो है ना, पीएन हमको चाय पिलाकर हम चाय का गिलास नहीं उठाता। अच्छा अच्छा, ऐसा अपमानित किया जाता था। ऐसे अवस्था थी। तो उस समय जो है आगे कोई चांस ऐसा फौज में पहले भर्ती नहीं थी, मतलब दलितों की भर्ती नहीं थी। बिल्कुल फौज के अंदर छुआछूत था। वो तो बहुत ज्यादा था। फौज में तो और ज्यादा। जी जी, क्यों लाग के जो है वो लोग खाना खाते हैं, तो दलितों का अलग दूर से दिया जाता था। तो भर्ती किया जाता तो फौज में क्या है, वो जूता सिलाने का, पॉलिश करने का, कपड़ा सिलाने के, इसमें भर्ती किया जाता था। उसमें नहीं, लड़ाकू में नहीं किया। ऐसा मतलब लैट्रिन मजबूत साफ करने सफाई करने का उसमें रखा जाता था। इसलिए जो है सेना में तो बहुत ज्यादा छुआछूत भेदभाव था। अब कुछ सुधार, राजनीतिक दल, मतलब राजनीतिक पार्टियों में अब दलित आ रहे हैं। अब कर्मठ रूप से आ रहे हैं। अब कुछ दलितों में भी चेतना जागृत हुआ, कुछ करने से होता है। क्योंकि जनयुद्ध में 5000 से ज्यादा जो दलित युवा युवती सहभागी हुए थे जनयुद्ध के दौरान। सच कहो तो माओवादी आंदोलन सबसे ज्यादा शहादत होने वाले, सबसे ज्यादा त्याग बलिदान दुख कष्ट काटने वाले जो दलित। तो जो नेपाल के अंदर ये चीजें आ रही हैं कि जो दलित आंदोलन के अंदर भी, और जो पूरा इस समय परिप्रेक्ष्य दिखाया जा रहा है, तो वो 2-3 कम्युनिटीज बहुत डोमिनेंट है। और होता भी है, जो पढ़ लिख जाते हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो परियार हो, कुछ ऐसी कम्युनिटी। लेकिन ये भी ये बोलते हैं कि जैसे ये मतलब हिल्स की हैं कम्युनिटी, लेकिन जो तराई की हैं, जो और है, जिसमें जैसे चमार हो गए, मुशर हो गए, दुशाद हैं या डोम हैं, इस प्रकार की कम्युनिटीज की तरफ कोई ध्यान अभी तक सरकार का भी नहीं गया, आंदोलन का भी नहीं गया। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका इतना अनुभव है पूरे क्षेत्रों में जाकर के, किस प्रकार की कम्युनिटीज और हैं जो बहुत बुरी हालत में है? क्या नेपाल में इस प्रकार की इन जो अछूत कम्युनिटीज हैं? क्योंकि जो सुनार या जो इस प्रकार की कम्युनिटीज हैं, वो तो फिर भी थोड़ा सी टच हो जाती थी कई जगह पे, लेकिन ये तो जो जिसको बोलते हैं डर्टी ऑक्यूपेशन वाली कम्युनिटीज, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। कैसे उनको आप मुख्य धारा में लाएंगे और कैसे वो जो है आंदोलनों में आएंगे जब उनको कोई स्पेस न मिलेगी? बात आपने सही कहा है। नेपाल में जो है 50-60 जातियां, जैसे जातियां जो दलितों में पड़ते हैं, जो अत्यधिक जो है तराई में, मधेश में, तराई मधेश में है। तो वहाँ जो है पासवान, चमार, दोम, हलकोर, ये जो है ये राम, मुशर लगायत का जो है लगभग 25-30 जातियां जो है, 25-30 से भी ज्यादा है लोग जो है तराई में है। और उन्हीं का लोगों के बीच में भी तहागत विभेद है। पासवान जो है चमार के पकाया हुआ नहीं खाता है, चमार फिर और किसी का नहीं खाता है, और डोम का कोई नहीं खाता। इस तरह का जो है विभेद है। ये तो सभी ब्राह्मणवाद का उपज है ना। ये तो ब्राह्मणवाद का, चाहे वो पहाड़ में हो चाहे तराई में हो। बिल्कुल। ब्राह्मणवाद ने ऐसा सिस्टम को डेवलप किया है, जो विभेदकारी लोग जो है
विभेद में पड़े हुए, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों के बीच में भी यूनिफाइड ना हो, एकता न बन पाए, इसलिए उनके तहगत उनके बीच में विभेद खड़ा किया गया। और पहाड़ों में भी दलितों के बीच में विभेद है, जैसे विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा और परियार के छुआ हुआ विश्वकर्मा नहीं खाते हैं। जैसे परियार जो है वो उसके सारकी के छुआ उनके नहीं खाते हैं, सारकी जो वादी और गायन के छुआ नहीं खाते हैं, जो इस तरह का विभेद बनाया हुआ है, बनाया हुआ। ये तो संग्राम है ब्राह्मणवाद के, जो ब्राह्मणवादी संरक्षण, सामाजिक संरक्षण है, उसका उपज है ना। बाबा साहब ये बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, यानी कि उत्पीड़ित लोगों में भी आपस में जो है उन्होंने डिवीजन करा दिया। और ये सभी को बाबा साहब ने जो 1927 में बहुत मेहनत करके जो है सेमिनार करके जो एक शब्द को एनालिसिस करके एक शब्द को विकास किया, जो दलित शब्द। जी जी। इससे पहले तो दलित शब्द नहीं था, अछूत कहा जाता था, कोई उसको नहीं वो करते थे। 1927 के बाद जो है भारत में भी दलित नाम से उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, अछूत बनाए हुए लोगों को संबोधन करने लगे। और नेपाल में भी बाबा साहब के जो आविष्कार है उसी को एक्सेप्ट करके यहाँ के दलित आंदोलन में भी दलित शब्द को प्रयोग शुरुआत किया गया। अब इनके बीच में जो विभेद है, विभेद जो है, इसको अंत्य करने के लिए जिसके जो विभेद में पड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोगों से नेतृत्व विकास करना बहुत जरूरी है। और हमने देख लिया है, अगर उसके विश्वकर्मा के अधिकारों के विषय में बोलने का काम आता है तो सबसे पहले विश्वकर्मा के बाद विषय में बोलेगा, तो उसके बाद परिवारों के या तराई के दलितों के विषय में बोलेगा, ऐसा देखा गया है। अब सदन में हम तो 5 वर्ष तक जो पार्लियामेंट मेंबर रहे, संविधान सभा का सदस्य रहे, हमें इससे पूरे हमको अनुभव क्या है कि सदन में जब बोलता है तो जो जिस कम्युनिटी का पहले अपने कम्युनिटी का बोलेगा, उसके बाद और के विषय उठाता है। तो इसमें दुखद बात है कि डोम का बात कौन करेगा? इसमें दुख का बात है कि उसका तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसका तो एक पढ़ा लिखा कहीं दूर तक नहीं है, और उसको कौन बोलेगा, यही समस्या है। तो इतिहास में हमने पहले बार कोशिश किया था, मरिक सुनीता मरिक नाम के बहन थी, उसके प्रस्ताव किया था, वो डोम समुदाय के लिए हमने प्रस्ताव किया था प्रचंड जी से कि उनको प्रतिनिधित्व कराया जाए, डोम जाति के अच्छा, उनको समानुपातिक से प्रतिनिधित्व कराया जाए। हमने रखा था प्रस्ताव, अच्छा प्रस्ताव रखा था, उम्मीदवार भी बनाए हैं, लेकिन सिलेक्टेड नहीं किया जाए, है ना। और इससे जो है सबसे बड़े उत्पीड़न में है तराई में जो है, नेपाल पहाड़ में वादी समुदाय, वादी समुदाय, और तराई में जो है दो हलखोर दोम, ये लोग जो है सबसे उत्पीड़न में है नेपाल में। अब इनको सही ढंग से अगर राजनीति में प्रवेश कराना है तो वहाँ सभी आंदोलन के मुख्य करके जो है दलित आंदोलन को केंद्रित करना चाहिए, दलित आंदोलन को केंद्रित करना चाहिए, ताकि उन लोगों से नेतृत्व विकास किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए तो राजनीतिक विचारधारा सही होना चाहिए। अब विचारधारा जिसका सही नहीं है वो तो फिर सभी लोग को समेटने को कोशिश नहीं करेगा, वोट की राजनीति करेगा। जब उसका सही राजनीतिक विचारधारा होगा और सही राजनीतिक कार्य दिशा जब होगा, तब जाके सभी लोगों को समेटने, सभी लोगों को उठाने के लिए, समान हैसियत कायम कराने के लिए, सभी को मुक्ति करवाने के लिए लड़ेगा या करेगा, उन लोगों को अवसर देगा, इस तरह जाएगा। जो नेपाल के अंदर जो है एक चीज ये भी आती है कि क्या नेपाल में जो है डोम समुदाय मुख्यतः क्या काम करता है? मेला ढूंढने का काम करता है? ऐसा है, हमारे इधर का जो डोम हलखोर जो है, ये इसका जो बांस के काम आदि भी करते हैं,
बांस के काम भी करते हैं हल्कर लोग। अब वो जो मेहतर, हम लोग मेहतर कहते हैं हमारे नेपालगंज साइड में, वो लोग जो है गन्ना उठाने का काम भी करते हैं। उनमें जो है एक तो मेहतर, हलकोर और दो तीन जातियां हैं, उनके अंदर के दो इसमें कैरेटे में एक इसमें वो लोग जो है इंडिया के तरह जो है वो भंगी कहा जाता है इंडिया में, पूरे गंदगी उठाने के। क्योंकि भंगी भी अलग अलग किस्म के, जैसे कहीं वो वाल्मीकि है, कहीं उसको सुदर्शन बोलता है अपने आप को, कहीं वो मेहतर है, कहीं रावत भी है पूरा पूर्वांचल में, कई नाम से दिया गया, अलग अलग नाम से है। और मुसलमान है तो हलाल खोर, हलाल खोर। तो हमारे इधर इंडिया के उसमें से कुछ फर्क है। लेकिन मतलब आप तो इतने नजदीक में रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं, संविधान सभा में रहे हैं, नेपाल के अंदर जो है ये जो मैला ढोने का काम है, ये जो सैनिटेशन का वर्क है, अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, कुछ जगह तो सैनिटरी वर्क है नहीं, तो मतलब सीवर लाइन तो होगा नहीं, तो ये मैला ढोने का काम कितने, इसका लेवल क्या होगा, कितनी बड़ी तादाद होगी डोम्स की या कुछ करने वालों की काम? वैसे काठमांडू उपत्यका में मैला सफा करने लोगों का जो है देवला नेवार समुदाय अंतर्गत के दलित है, वो नेवार जाति अंतर्गत के देवला कहा जाता है। कोड़े देवला ये कहते हैं, वे लोग मैला धोने का काम वे लोग करते हैं। लेकिन वे लोग अपने आर्थिक पोजीशन कमजोर होने के नाते वे लोग अपने आप जो वो नहीं करते, क्योंकि ठेकेदार पड़ता है, ठेकेदारी पड़ता है, जो सफाई सुथरा आदि जो करते हैं, मैला जो उठाते हैं, ये ठेका लेते हैं। ठेका लेने वाले होते हैं ब्राह्मण या क्षेत्रीय। अभी ये बात आई कि एक सज्जन ने यहाँ से बोला, बड़े हमारे रिस्पेक्टफुल मित्र हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने कहा कि साहब ब्राह्मण क्षत्रिय भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय कम से कम मैला ढोने काम कैसे करना, कब से शुरू कर दिया? नहीं, उच्च जाति नहीं करते, और उनका बुझाई में समस्या है। उच्च जाति लोग नहीं करते, वो तो ठेका, पैसा का ठेका करते हैं, तो नाफा वो लोग खाते हैं। काम तो वही लोग करते हैं जो नीचे लोअर कास्ट के लोग हैं, देवला, कोड़े, नेवा दलित जो है, नेवा जाति अंतर्गत के दलित वही लोग काफी बड़ी तादाद में है यहाँ पर। ये है काठमांडू में है, देवला लोग हैं। अच्छा। देवला है वो जनी क्या पोड़े हैं जो गंदगी का उठाने का काम करते हैं, वो ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं। उन लोगों को थोड़ा पैसा मिलता करने वालों को, नाफा जो है उच्च जाति का ठेकेदार जो है बटोर लेता है। लेकिन उनके पास कोई सुविधा तो बाय हैंड ही होगा, कोई मैकेनिकल है क्या चीजें? नहीं, सरकारी व्यवस्था आदि कोई ऐसा नहीं, उनके स्वास्थ्य का कोई गारंटी नहीं, कोई बीमा नहीं। मतलब जैसे इंडिया में निकालते हैं वैसे है ना, हाथ से निकालते वैसे है, कोई अलग सिस्टम नहीं है। कोई लोग बोलते हैं मैकेनाइजेशन, हमने का पता करते हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं, मशीन वगैरह कुछ नहीं है। मशीन तो है, लेकिन मशीन जो प्रयोग करते हैं वो जो मशीन भी खरीदने को उनसे पैसा नहीं होता, और मशीन भी दूसरे के होगा, वो जाति वाला प्रयोग तो वो करेंगे, चलाएंगे वही लोग जो गरीब लोग हैं, दलित समुदाय के हैं, वो करेंगे, लेकिन ठेका जो उसको होगा उच्च जातियों का। लेकिन गांव में हर जगह तो मशीनें है नहीं, छोटे छोटे कस्बों में तो मशीनें नहीं होती, छोटे छोटे कस्बे में होते नहीं है, हाथ से करना पड़ता है। तो इतना बड़ा इश्यू है, तो ये नेपाल का मुख्य इश्यू क्यों नहीं बन पाया कभी? यही है, मैं आपको कहा ना, जो जिस समुदाय का है, जिसका समस्या है, वहाँ उसी समुदाय से नेतृत्व विकास का प्रश्न जो है नेपाल में बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। क्योंकि राहुल सांस्कृतिक ने एक बात, एक बात कहा था उन्होंने, जब तक वो खुद न उठ बसेंगे, जब तक वो खुद उठ नहीं बसेंगे अपने मुक्ति के लिए, तब तक कोई भी भगवान उनको मुक्त नहीं कर पाएगा। भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो। जी जी जी, उन्होंने कहा था, वही बात है। समस्या आ गया, हम यहाँ नहीं तो दूसरी जगह चलेगा, दूसरी तीसरी जगह चलेगा। जैसे पॉलिटिकल लेवल में, जैसे जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान बना रहे थे, एक चीज उनके ध्यान में थी कि हमारे जो कम्युनिटी है उसके हर एक लोग पे कॉन्शियसनेस उस समय उतना नहीं था हर जगह के पास में।
तो तब उन्होंने जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डाले कि स्टेट को डायरेक्शन है कि स्टेट का कैरेक्टर सोशलिस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करे वैसा करे। तो नेपाल का जब संविधान बना उसको कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है नहीं, मतलब स्टेट कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, मतलब स्टेट को तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो अपने हिसाब से केवल प्रोपोर्शनेट का चर्चा है, उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं है। राजनीति है जी, राजनीति सभी कामों का भविष्य निर्धारण करने वाली बात जो है राजनीति है। राजनीति सही राजनीति होना, सही विचार के जग में जो है राजनीति सही कार्य दिशा का आधार में राजनीति वो होना जरूरी है। पहली बात तो ये है, राजनीतिक कार्य दिशा सही होना जरूरी है। वैज्ञानिक विचार के जग में राजनीतिक कार्य दिशा सही होना जरूरी है, जो कि देश भर में के जनताओं के समस्या को हल करने के लिए सही ढंग से वो आगे बढ़ पाए, सभी को स्वीकार्य हो, ऐसा राजनीतिक कार्य दिशा का आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि राज्य के पहल राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या होने चाहिए, सांस्कृतिक अंतर्घुलन के। नेपाल को एक तो राजनीतिक सत्ता में उसको हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है, दूसरी बात है आर्थिक उपार्जन के सवाल में जो स्रोत साधन में उसको पहुंच सुनिश्चित करना है, तीसरी बात है सामाजिक अंतर्घुलन और सांस्कृतिक आंदोलन बहुत जरूरी है। जैसे सामाजिक अंतर्घुलन और सांस्कृतिक आंदोलन को हम अगर निरंतरता दिए तो सांस्कृतिक आंदोलन का निरंतरता एक किस्म से वो वर्ग संघर्ष के जरिए आगे बढ़ सकता है। जो दलित संगठन है, जो अम्बेडकरवादी संगठन है, वो बोलते हैं कि कम्युनिस्ट जो है बार बार वर्ग संघर्ष की बात करता है, जाति संघर्ष का तो नाम हटा देता है, क्योंकि जब हम वर्ग की बात करते हैं तो दलित का वर्ग ही तो दलित है। तो ये क्यों परेशानी रही, जो हमारे बड़े रेडिकल जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे सब जगह वो जाति का नाम लेने में क्यों घबराते थे कि भाई भारत में या नेपाल में ये जो उत्पीड़ित है वो उत्पीड़ित वर्ग तो दलित ही है, वो तो सामंत अगर नाम लेंगे तो कौन थे, ब्राह्मण ठाकुर ही तो सामंत थे, और अगर हम उत्पीड़ित का नाम करेंगे तो दलित और अति दलित अति पिछड़ा, वही लोग पीड़ित थे, वही लोग उत्पीड़ित थे। तो हम ये सीधे सीधे पिन पॉइंट करने से डरते क्यों? ये है, ऐसा है कि दरअसल ये लोग जो है सच्चा मार्क्सवादी लेनिनवादी नहीं है। क्योंकि लेनिन ने ये कहा था सभी उत्पीड़न को, सभी शोषण उत्पीड़न से उत्पीड़ित लोगों को मुक्ति किए बिना जो है कम्युनिस्ट अपने को मुक्ति नहीं कर पाएगा। लास्ट में मुक्ति जो है कम्युनिस्ट का होगा, या तो क्या है कुछ उपलब्धि हो जाए या कुछ मुक्ति प्राप्त होने लगे तो पहले कम्युनिस्ट ले लेता है और को नहीं। अच्छा, तो ये तो उल्टा हो गया है, सीधे लेनिनवादी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नेपाल या भारत के कम्युनिस्ट जो है अपने मार्क्सवादी लेनिनवादी ट्रेडमार्क बनाए रखे हैं, दरअसल वो कम्युनिस्ट नहीं है। बात ये है, लेकिन बात के तो ये है वर्ग संघर्ष तब सफल होगा जब उत्पीड़न से उत्पीड़ित लोगों को मुक्ति करेगा, मुक्ति देगा, उत्पीड़ित लोगों को मुक्ति के लिए वो लड़ेगा, तब जाकर वर्ग संघर्ष सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि कई बार वर्ग संघर्ष इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि हमारे समाज में जो है वो जो परंपराओं, जो ब्राह्मणवादी परंपराएं हैं, अगर हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, जैसे राहुल सांकृत्यायन आपने नाम लिया, राहुल जी जो थे वो मार्क्सवादी भी थे और उन्होंने जो है अंत में जाके बुद्धिस्ट भी बन गए, और जाके उनका क्या ये मानना था कि भाई भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी जो पूरा घुसा हुआ है हमारी मानसिकता में, हमारे कल्चर में, उसको बगैर तोड़े हुए हम कैसे वो करेंगे। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी भाषा को या अपने जो शब्दावली को थोड़ा बदलने की जरूरत नहीं है कि वो इस पे कल्चर का एस्पेक्ट भी लाए? देखिए, मार्क्सवाद जो है आज के युग में, मार्क्सवाद जो है आज के सूचना प्रविधि विज्ञान प्रविधि के युग में ये मार्क्सवाद को विकसित करने का प्रश्न है, और इसको विकसित करने का लिए फिर उसी का आधार मार्क्सवाद के आधार में इसको विकसित किया जाता है। विकसित करने का जो विधि मार्क्सवाद ने तय किया है उसी को प्रयोग करने से होगा। तो प्रयोग करने के लिए जो है कम ठोस वस्तु के ठोस परिस्थितियों का विश्लेषण के आधार में प्रयोग किया जाता है।
अब और इंडिया के और नेपाल के बारे में आप कहेंगे तो यहाँ वर्ग संघर्ष का चीज कहाँ जा रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, वो उच्च जातियों के बीच में नहीं, ये तो दलितों के और ब्राह्मणों के बीच के वर्ग संघर्ष। ब्राह्मण एक वर्ग है, सवर्णवादी सवर्णवादी मानसिकता एक वर्ग है, शोषित पीड़ित मेहनत और दलित जो है एक वर्ग है। तो सीधे सीधे इनके बीच के टकराव ही वर्ग संघर्ष है। इसको नया ढंग से विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, बात को नया तरीके से। जो आप कह रहे हैं कि जो सुर और असुर की लड़ाई, सुर उन्हीं लोगों की भाषा जो ब्राह्मणों ने प्रयोग किया है, उसी भाषा को हम लोग प्रयोग करें, सुर और असुर के। हम लोग असुर है और आप लोग सुर हो, तो इसलिए जो है तो वही भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगी, क्योंकि सिंपल वर्ग संघर्ष में बड़ा कंफ्यूज करते हैं और उसमें सब ब्राह्मण भी घुस जाते हैं वर्ग संघर्ष में, फिर पूरा जो है ठीक है ना, उन्हें घुसने का चांस ही नहीं बना के जो है संघर्ष, सुर और सुर के बीच के संघर्ष का आवश्यकता है, नया ढंग से के इसको व्याख्या करने की योजना कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है। तो आपकी पार्टी के लेवल पे आप क्या जो ये अभी आप जो कह रहे हैं, क्या उसको पार्टी के लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? करेंगे हम। मैं पीबीएम पे नहीं हूँ, जी, पार्टी का पीबीएम हूँ, मैं अपने पार्टी के अंदर जो है इस बात को अच्छी तरह से बाहर चल पल कर रहे हैं। तो इस बहस को मतलब ये जो जाति की बहस है पार्टी के अंदर आ रही है, ये तो हमें कह दिया ना, हमें तो दलित लोगों से जो विकास होकर गए हैं वो दलितों के बारे में पहले बात तो उठाएगा ना। जी। तो ये जिस कम्युनिटी से नेतृत्व विकास होता है वो पहले बात तो वही उठाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपने को भोग कर गया है जीवन में, उसने व्यवहार में। लेकिन जहाँ उठाने वाले नहीं वहाँ तो कोई दूसरा उठाना जरूरी है ना। ये भी तो हमारी वैचारिक, इसीलिए तो वैचारिक एकता इसीलिए तो होती है कि जिसके लोग नहीं है उसको उठाना जरूरी है, उसको दूसरा तो उठाएगा। अगर आप प्रपोर्शनेट की बात करेंगे तो इतनी कम्युनिटी है तो इतना ज्यादा तो प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता हर लेवल पे, बिल्कुल। लेकिन जो बिल्कुल ही अति दलित है उसका तो उनके बारे में उठाना बहुत जरूरी है कि हमें उठाते हैं, क्योंकि हमें उसी यही कम्युनिटी से तो हम आगे बढ़े हैं। अगर हमें दलितों में अगर पैदा नहीं होते, दलितों के बीच में अगर परिवेश में विकास नहीं होता, हम राजनीति में नहीं जाते। हम कभी ऐसी स्थिति देख पाएंगे नेपाल के अंदर जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का या राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यक्ष कोई दलित होगा? जरूर होगा। ऐसे कितने समय में ये स्थिति आने वाली है? ये तो इतने ही समय तो नहीं कहा जाता, लेकिन विकास के प्रक्रिया जो बढ़ता है, तेजी से बढ़ रहा है, होगा, ऐसा बन सकता है। और आपके संविधान में हमने देखा कि सबके सर्व शिक्षा और इस चीज पे कोई खास वो जोर नहीं है, देखा कि लैंड रिफॉर्म भी शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। नहीं। तो इनके बगैर क्या जो हमारे जो ग्रामीण जीवन का जो पावर रिलेशन है वो कैसे बदलेगा? हाँ, लैंड रिफॉर्म के बिना जो है ग्रामीण शोषित पीड़ित जो मेहनत कर किसान लोगों का, उनका जो है मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह का जो समस्या है अभी तक राज्य पुनर्संरचना के सवाल में वो भी छाया में पड़ गया है। यानी भौगोलिक विभाजन के बाद तो विगत पंचायती व्यवस्था ने भी किया है ना, लेकिन जो राज्य पुनर्संरचना का सवाल और संघीयता का सवाल एक ही नहीं है। राज्य पुनर्संरचना इसलिए करना चाहिए कि पुराना राज्य को नया राज्य में रूपांतरण किया जाए, यहाँ दलितों का भी हिस्सा हो, महिलाओं का भी हिस्सा हो, शोषित पीड़ित लोगों का भी हिस्सा हो, जो लंबी समय से जो लोग राज्य सत्ता में वंचित रहे, उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, सहभागिता हो। ऐसा जो है राज्य पुनर्संरचना का सवाल न करके जो संघीयता का बात कर रहे हैं, ये जो है जनता को ठगने का है। जो पूरा मधेशियों का प्रश्न है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मधेशियों के समस्या, स्वायत्तता, स्वशासन का समस्या, वो जेन्युइन सवाल है, उन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो मिलने के लिए दूसरे और किसी को चाहे और किसी को चाहे बुलाकर या किसी को न्यूनता देकर ये नहीं मिल पाता। इसके लिए तो स्वयं ही उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, इस देश के निमित्त
इसी देश के अंदर, इस देश के अंदर करना पड़ेगा। हाँ। इस देश से बाहर से अगर वो सपोर्ट लेना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे नहीं मिलता। जी जी। यदि जिसको समस्या हो वही संघर्ष करे, दूसरे और कोई आके नहीं लड़ देता। तो आपको लगता और है कि अगर लड़ भी देगा दूसरे कोई आएगा तो उसका जो वो प्रॉफिट का हिस्सेदारी तो बनेगा। आपको ये लगता है कि मदेशियों का जो संघर्ष था उसको क्या भारत समर्थन दे रहा है? भारत ने वो खुल के कहा कि हम मदेशियों का समर्थन करते हैं। तो मदेशियों को बाहर निकालने के लिए नहीं करते ना, उनको तो फेडरल स्ट्रक्चर के ही होगा। तो कर रहे थे, लेकिन तो इंडिया के सपोर्ट जो है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आंतरिक मामला है। अन्य मधेश के लोगों को लड़ने के लिए तो पहाड़ी शोषित पीढ़ी के विषय में भी तो लड़ना चाहिए उनको। मधेश के बारे में हम जितना लड़ रहे हैं वैसे वह लोग पहाड़ों के लिए भी लड़ना चाहिए, तभी तो नेशनल पूरे राष्ट्र। पर एक ये त्रासदी है, जैसे आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, क्योंकि तराई का जो क्षेत्र का कोई भी लोग है वो पहाड़ के बारे में पहाड़ी बोल के हमको लटकाता है। हम पहाड़ी बन के शिकार में वो बोलते नहीं पहाड़ी है, समझ नहीं आता। तो ये तो एक लेकिन इनको एक लाने के लिए कैसे आप नजदीक लाएंगे? क्या पॉलिटिकल एक जगह लाने के लिए जो पहले तो हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल जो है उसमें हम लोग एक होना चाहिए। वो तो बिल्कुल होगा। नेपाल राष्ट्र स्वाधीन रहेगा और राष्ट्र के लिए जो हम आप लोग हम लोग अपने आप निर्णय करें राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के जनता के अधिकारों के बारे में निर्णय करने का अधिकार, जो स्व अधिकार हम लोगों को प्राप्त होगा, चाहे वो मधेसी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे किसी भी जनजाति हो, जो कोई भी दलित हो, वो अपने बारे में आप ही निर्णय लेने का जो अधिकार उसको मुहैया किया जाएगा तो यूनिफाइड हो जाएगा। मतलब ये कि जो पूरा मधेश का सवाल है वो नेपाल का सवाल है। नेपाल का सवाल है और नेपाल के लोग उसको हल करते हैं। नेपाल के जो शासक लोग हैं, उच्च जातीय अहंकारवादी जो शासक हैं, वो शासक लोग जो है विभाजन करके शासन सत्ता कायम करना चाहते हैं। इसके विरुद्ध जो है मधेसी पहाड़ी सब शोषित पीड़ित मेहनत का जनता यूनिफाइड होकर ही संघर्ष करे और अपने अधिकार लेकर, तो अधिकार के सुनिश्चितता समान रूप से पहाड़ी हो या मधेसी हो, कोई भी हो, उसको समान हिस्सेदारी चाहिए, होना चाहिए। हमारा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक परिहार जी ने जो है पूरे नेपाल के परिदृश्य को हमारे सामने रखा है, और हमें उम्मीद है कि एक दिन नेपाल में जरूर नेपाल की सत्ता पे दलितों का अधिकार हो। और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के बाद नेपाल के अंदर राजनीतिक दलों में और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का और दलितों के परिप्रेक्ष्य को जो है समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।